गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। बहुत ही जनरल सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक विद इन हाफ एन आवर। टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी तरह के बैंक्स हैं और वो क्या क्या मेन फंक्शन है उनका। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। तो बैंक का क्या मीनिंग होता है आज के इस मॉडर्न इरा के अंदर? एवरीबॉडी नोज कि बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिसका मेन जो काम है, जो उसका मेन पर्पज जो है बैंक का, वो होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना और मनी लैंड करना इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को। तो ये मेन काम होता है बैंक का। जब भी आपसे कोई पूछे कि बैंक के मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे जो बड़ा जो मेन पर्पज है बैंक किस लिए बनता है, लोगों से पैसा लेना और उसके बदले में जो पैसा उसके पास पड़ा है उसी पैसे को उनको देना जिनको पैसा वो चाहिए। तो इट इज वर्किंग एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन दोज हु आर हैविंग सरप्लस मनी एंड गिविंग दिस सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन द नीड ऑफ द मनी। इसके अलावा बैंक और सारे काम भी करता है, जैसे कि फंड को इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज के अंदर रिटर्न लेने के लिए। बैंक जो है आपको लोकर फैसिलिटी देता है, बैंक आपको लोन देता है, आपके लिए सेविंग अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट खोलता है। जब भी आपको लोन चाहिए लोन मिलता है, आपको कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। तो आजकल तो जो बैंक्स हैं वो यूनिवर्सल बैंक बन गए हैं, अंडर वन रूफ आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। तो बैंक जो है बहुत सारी आजकल जो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी देने लग गए हैं, वो फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस भी करते हैं और वो मनी मार्केट के अंदर ऑपरेट भी करते हैं। तो बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इवन तक की एडवाइजरी सर्विसेज भी बैंक दे रहे हैं। आपको अपना बिल भरना है, वो भी आप बैंक को बोल सकते हो, वो आपकी जगह पे बिल आपको आपके अकाउंट में से काट लिया करेगा पैसा। तो बहुत सारे बैंक बहुत सारे फंक्शंस आजकल कर रहे हैं, बट मेन जो फंक्शन है वो यही है कि डिपॉजिट रिसीव करना और मनी लैंड करना। तो अब हम करेंगे कि कितनी तरह के बैंक्स काम कर रहे हैं इंडिया में। सबसे पहला है रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंक। तो रिटेल बैंकिंग को एक किस्म से हम कह सकते हैं मास मार्केटिंग बैंकिंग, मास मार्केट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मास लेवल पे इंडिविजुअल्स जो हैं, हाउस होल्ड जो हैं, उनको ये बैंकिंग मिल रही है। तो बैंकिंग की जो जितनी भी ब्रांचेस आप देखते हैं अपने शहरों के अंदर, वो सारी की सारी जो है रिटेल बैंकिंग है। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस खुल गई हैं गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, तो वो सारी की सारी क्या है, इसमें जो है बैंक्स जो है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज जितने भी उनकी बेनिफिट्स हैं, उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी वो काम करते हैं, जब वो इंडिविजुअल्स को और हाउस होल्ड सेक्टर को जब वो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, तो दैट इज नोन एज रिटेल बैंकिंग। तो जो आप छोटे लेवल पे इंडिविजुअल्स को और हाउस होल्ड्स को, जो आपके घर में जितने मेंबर हैं उनका खाता खुल गया है, आप अपना खाता खुलवा लेते हो बैंक के अंदर, आप सर्विसेज लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, एटीएम, क्रेडिट कार्ड सब आपके चल रहे हैं। तो ये जब बैंक जो है अब इतने छोटे लेवल पे आ गया है कि वो हर कस्टमर को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए उसने हर जगह पे अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं छोटी छोटी। तो वो जो है आप जब अपने पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब आप लोन लेते हो बैंक के लिए, व्हीकल के लिए या हाउस के लिए होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने के लिए, जैसे आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, महंगा एसी लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, तो इन चीजों के लिए, इवन तक की वेकेशंस एंजॉय करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए भी आपको लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब बैंक जो है वो बहुत ही मास लेवल पे, मतलब हर हर आदमी के लिए बैंक अब खुल गया है। और वो बैंक जो है वो बड़े लोगों के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए नहीं रह गया है। वो इवन तक कि हर हर शहर के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर बैंकिंग खुल गई है, हर कस्टमर का वो ध्यान रखते हैं। तो दैट इज नॉन एज रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग, पहले जो बैंकिंग थी वो एक्चुअली क्या होता था कि वो इंडस्ट्रियल बैंकिंग थी। जो बैंक्स पहले खुले थे वो इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको लोन देने के लिए, और इवन तक की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए हमने डेवलपमेंट बैंक खोले थे। बट उसमें क्या हुआ, बैंकों को बहुत एनपीए हुआ। तो अब बैंकिंग जो रिटेल बैंकिंग है, छोटे लेवल पे जो बैंकिंग हो रही है, ब्रांच लेवल पे छोटे छोटे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो एक अल्टरनेटिव है बैंक के लिए, वो एक नया ऑप्शन है ताकि वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकें। तो ट्रेडिशनल जो अर्निंग थी उनकी, वो ट्रेडिशनल अर्निंग में बहुत एनपीए हो रहा था
वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे रहे थे, बड़े बड़े जो सरकारी लोन इन्होंने दिए बैंकों ने, तो बैंकिंग पहले जो थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग जो थी, वो आम कस्टमर के लिए नहीं थी। बट अब जो है, आम कस्टमर के लिए बैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बैंक्स के लिए, क्योंकि एक तो वो मास लेवल पे है, जैसे 130 करोड़ लोगों को बैंकिंग दे रहा है बैंक। और कहाँ वो पहले सिर्फ इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा था, उसमें भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत हो रही थी, एनपीए बढ़ रहा था। तो अब रिटेल बैंकिंग जो है वो बैंक्स के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। तो ये आपके सारे के सारे रिटेल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। ये सारे के सारे बैंक्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अपने शहर के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे ही बैंक आपको आपने सुने हुए हैं। तो ये यूनियन बैंक है, यस बैंक है, ये आपका एसबीआई हो गया, तो ये बैंक ऑफ राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एचडीएफसी, आंध्रा, एक्सिस, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारे के सारे इन्होंने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस खोल दी हैं। तो रिटेल बैंकिंग के फीचर्स क्या क्या हैं इसमें? बहुत ही इजी टॉपिक है। वॉल्यूम जो होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, बट उसमें जो वॉल्यूम है वो कम होता है। वॉल्यूम मतलब अमाउंट कम होता है, बट वो ट्रांजेक्शन जो है बड़े लेवल पे होती है। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बट उनमें जो अमाउंट है वो कम है। तो रिटेल बैंकिंग में यही होता है, एक छोटा सा कस्टमर 500 रुपये डलवा रहा है, छोटा सा कस्टमर 100 रुपये निकलवा रहा है, तो ये चलता रहता है। बहुत तरह के नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग ऑफर करते हैं, जैसे कि आपको डिपॉजिट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, करंट अकाउंट खुलवा लो, बिजनेस अकाउंट अपना जो बोलते हैं जिसको, सेविंग अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत देते हैं ये, जैसे आपको कार लोन है, एजुकेशन लोन है, बहुत सारी सर्विसेज ये बैंक दे रहे हैं। और बैंकों के लिए बहुत सारी मार्केट अभी तक पड़ी है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, तो अभी बहुत सारे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट में भी। तो दूसरा, ये बैंक्स के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ले। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज से अपने आप को इतना बड़ा कर लें कि उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए। वो जो अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं उन सब से उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो जिससे कि उनका जो एनपीए है वो कम हो जाता है। जैसे सिर्फ लोन देने का काम करते थे पहले बैंक, अब सिर्फ लोन देने का काम नहीं है, अब बैंक बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, उससे उनका रिस्क कम हो रहा है, तो अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। ये जो इंडस्ट्री है वो काफी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बैंक्स के अंदर बहुत कंपटीशन है आपस के अंदर, प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इससे कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब हर बैंक जो है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं नए कस्टमर्स बनाने के लिए। और ये जो बैंक्स हैं मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, मतलब ये जो ब्रांचेस को यूज करते हैं, इनके कॉल सेंटर होते हैं, इनके ब्रांचेस होते हैं, इनके एटीएम्स हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इसके अलावा फोन बैंकिंग है, तो उससे ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? ये तो एक तो मास मार्केटिंग है। मास मार्केट मतलब कि छोटे लेवल पे ये बैंक्स जो है अपने ब्रांचेस खोल करके अब ये मास को अट्रैक्ट कर रहे हैं। छोटे लेवल पे पूरे हर लोग, हर एक किस्म के कस्टमर को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो कैसे बना सकते हो आप? इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब भी आप कोई कंप्लेंट वगैरह करते हो, आपकी बहुत सुनवाई होती है, तो इससे कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग बनता है, आपका कस्टमर सेटिस्फाई रखने के लिए बहुत ये लोग एफर्ट करते हैं। और सब्सिडरी बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, मतलब कि बैंक जो है अपनी रिटेल बैंकिंग से इन्होंने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस खोल दी हैं, सब्सिडरी ब्रांचेस खोल दी हैं, तो उससे बहुत ज्यादा ये बैंकिंग बढ़ गई है सब्सिडरी लेवल पे। रिटेल बैंकिंग के अंदर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आप जो है अपनी जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, तो उससे एनपीए जो है वो बहुत कम हो गया है। अब आप बहुत संभल के चल रहे हो और सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहे हो कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और कंज्यूमर लोन जो आप देते हो वो बहुत ही आप सेफली और सिक्योरली देते हो, उसमें आप कंज्यूमर का पूरा बेस चेक करते हो, उसकी क्या इनकम है, उसके क्या सोर्सेज हैं, उसके पास लैंड है या क्या डॉक्यूमेंट है, तो वो सारी चीजें चेक करके आप उसको बहुत ही सिक्योर लोन देते हो, जिससे एनपीए कम होता है। और कस्टमर के अकॉर्डिंगली आप न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हो। जब भी आपको, आप किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे, तो आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली वो आपको नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाएंगे। तो ये भी एक किस्म से एक कंपनी की तरह ही काम कर रहे हैं। और इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मींस कि एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, ये अपना जो है अब सिंगल बोरोवर के ऊपर डिपेंड नहीं है, इन्होंने अपनी सर्विसेज को इतना बढ़ा लिया है, इतनी सर्विसेज ये दे रहे हैं, जैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस दे रहे हैं, ये लॉकर उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको अलग अलग तरह के लोन्स दे रहे हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर, इनका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो इससे इनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स हो गया है। बहुत सारी चीजें ये बेच रहे हैं, जिससे कि इनका जो रिस्क बहुत कम हो गया है।
ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट कमा रहा है बैंक रिटेल बैंकिंग के अंदर, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमाता है फीस बेस्ड सर्विसेज से। ये आपको ऐसी सर्विसेज दे रहा है जिससे आपसे फीस लेता है, तो इसका रिस्क कम हो गया है और आपका भी काम निकल रहा है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस हो गई, आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, आपको और जो आपको जैसे मान लो अंडर राइटिंग कर रहा है आपके लिए, आपको और फैसिलिटीज दे रहा है, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो फीस बेस्ड सर्विसेज हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके हर छोटे शहर में बैंक पहुंच गया है, तो मार्केटिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती इससे उनको, क्योंकि इतनी सारी चीजें ये लोग बेच रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, तो इनको ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ता अपने बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको। एडवांटेजेस तो देख लिए हमने, अब डिसएडवांटेजेस देखिए कि कस्टमर जो होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, लाखों के अंदर करोड़ों के अंदर कस्टमर है, तो उनको मैनेज करना, उन सब अकाउंट्स को देखना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना और कॉल सेंटर खोलना, एम्प्लॉयज को रखना, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो इससे बहुत ज्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा ये कि ब्रांच का जो नेटवर्क है, ब्रांच के नेटवर्क को हर छोटे छोटे लेवल पे आपने ब्रांचेस खोल दिए हैं, उनके ब्रांच के नेटवर्क को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना, इसकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है, क्योंकि आपको जो है इसमें हैंडलिंग बहुत करना पड़ता है, लो ट्रांजेक्शन होती हैं, कस्टमर जो है वो इतनी भीड़ कर देता है, उसके लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और ये जो नए नए प्रोडक्ट बैंक लेके आ रहे हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली, इसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी है, इस तरह के नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आना, नई नई स्कीम्स लेकर के आना, तो ये बैंक को काफ़ी महंगा पड़ता है। और जब आप इतने छोटे छोटे कस्टमर्स को लोन दे रहे हो, कंज्यूमर लोन दे रहे हो, पर्सनल लोन दे रहे हो, हाउस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, तो इन सबको मॉनिटर करना और फिर बाद में जब वो लोग पैसा नहीं देते हैं तो उसको फॉलो अप करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब आप इतना लोन देते हो, फिर उसके बाद आपका एनपीए भी होता है, तो उसको मेंटेन करना, उसको कॉल करके उससे फिर किस्त मंगवाना, अगर वो नहीं दे रहा तो फिर उसका भी आगे उसका इलाज करना, वो सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इतने बड़े लेवल पे। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। दूसरी तरह का बैंक जो इंडिया में अभी नया कंसेप्ट आया है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक किस्म से एक निश बैंक है, एक नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट जो है इंडिया के अंदर आया है, तो दैट इज नोन एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो बैंक जो होते हैं ये बेसिक सर्विसेज देते हैं, जैसे कि डिपॉजिट ले लिया और लोन दे दिया छोटे लेवल पे। तो इसमें आप क्या करते हो, जो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको जो लाइसेंस होता है वो सिर्फ इन दो कामों के लिए, सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, बड़े लेवल पे ये काम नहीं करते। तो इस तरह के जो बैंक है उनका प्राइमरी पर्पस क्या है, उनको क्यों खोला गया है, ताकि वो जो है वो स्मॉल बिजनेसेस जो यूनिट्स हैं उनको, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे लेवल पे काम कर रही हैं गाँव के अंदर, रिमोट एरियाज के अंदर, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको बैंक की सर्विसेज देने के लिए हमने कौन सा बैंक खोला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें हम स्मॉल जो यूनिट्स हैं, स्मॉल जो फार्मर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, जिसको हम मजदूर बोल देते हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं जो बड़े लेवल पे बैंक से डील नहीं कर सकते, उनके लिए हमने ये छोटे लेवल पे बैंक्स खोले हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन खोल सकता है, क्राइटेरिया क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक के खुलने का। एक तो इंडिविजुअल भी ये बैंक खोल सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक आम आदमी, एक इंसान जो जिसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, वो भी, जिसको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए, क्योंकि मेन पर्पज यही है ना कि हम लोग छोटे लेवल पे फार्मर्स को, मजदूर को, उसके लिए बैंक खोल रहे हैं। तो ये वो 10 साल जिसको एक्सपीरियंस हो वो ये बैंक खोल सकता है। दूसरा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये जो लोन वगैरह देती हैं कंपनी, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, टाटा फाइनेंस हो गया, तो ये जो लोन देती हैं कंपनीज, ये आप देख सकते हैं, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप टॉप 10 एनबीएफसी इन इंडिया देख सकते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनका मेन काम लोन देना होता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिपॉजिट, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये जो गाँव के अंदर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप बने होते हैं, ये भी जो माइक्रो लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन खुली होती हैं, जिनका मेन काम होता है फाइनेंस उपलब्ध करवाना गांव के लोगों को, ये भी अपना इंस्टीट्यूशन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में खोल सकते हैं। मिनिमम कैपिटल जो चाहिए वो होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए। और उसके अलावा अगर आपको अप्रूवल मिल गया खोलने का, तो 18 मंथ के अंदर अंदर आपको ये बैंक खोलना पड़ेगा। ओके, तो
रेगुलेशन कैसे होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और लोकल एरिया बैंक जो होते हैं वो लोकल नीड को पूरा करने के लिए दे कैन अप्लाई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये एक किस्म से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह खोला जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो इनको जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। इस तरह से इनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट होगी, दे विल बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और ये गवर्नड कैसे होंगे, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के बाद। ये गवर्नड मतलब इनको रेगुलेट कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और अदर जो स्टैट्यूट्स लगते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो सारे के सारे इनके ऊपर अप्लाई होंगे। अब बताते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के फीचर्स क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि छोटे से छोटे आदमी को भी ऐड किया जाए, बैंक के साथ जोड़ा जाए, ताकि उस आदमी को बैंकिंग की सर्विसेज मिले, उसका जो पैसा है वो बैंक में आए, ताकि वो रोटेट हो, बैंक वो घूमने लग जाए पैसा। प्रमोटर कौन हो सकते हैं, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, इंडिविजुअल भी बन सकता है। इसमें जो प्रमोटर्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको एक स्टेटस लेना होता है, फिट एंड प्रॉपर स्टेटस। उनको ये स्टेटस जो है वो आरबीआई देता है। आरबीआई इनकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है, फिर इनको ये स्टेटस मिलता है कि ये बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू वर्क एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, जो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और छोटे लेवल पे लोन देना, ये इनका मेन एक्टिविटी रहेगी इनकी। और मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए। प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट 40% स्टार्टिंग के अंदर होना चाहिए, मतलब जितना पैसा ये लगा रहे हैं उसमें 40% प्रमोटर का पैसा होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में क्या ये लिस्ट हो सकते हैं, अगर ये अपनी नेटवर्थ को 500 करोड़ रुपए कर लेते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड, फिर ये वहां पे लिस्ट हो सकते हैं। ओके, इंडिया के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन से हैं, कितने हैं। इंडिया में 17 सितंबर 2015 को आरबीआई ने इन 10 बैंकों को, 11 बैंकों को दिया था, एक बैंक इसमें से डिलिस्ट हो गया है, इन बैंकों को प्रोविजनल लाइसेंस दिया था कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। तो इनमें कौन कौन था, ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड थी बेंगलोर की, उसके बाद जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटास, एयू फाइनेंशियल लिमिटेड जयपुर, कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर, दिशा, ईएसएफ, आरजीवीएन, सर्वोदय, उत्कर्ष। तो इन एंटिटीज को लोकल स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने की इजाजत मिली थी। ये आप देख सकते हैं अगर आपने अपने शहरों में कभी इन बैंक्स को देखा हो, जैसे ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, इसके अलावा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी जो ऐड है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी करता है, इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये जो बैंक्स हैं, अगर आप आगे से अभी इनको कभी देखें तो दीज आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका जो मेन जो काम होता है वो बेसिक फाइनेंशियल जो इनकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और लोन वगैरह देना, तो ये छोटे लेवल पे जो फार्मर्स होते हैं, जो आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं, जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमई के अंदर जो काम कर रहे हैं बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो उन बैंक्स, उन उन यूनिट्स के लिए ये बैंक खोला गया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तीसरी तरह का जो एक नया बैंक का जो नया कंसेप्ट आया है वो है पेमेंट्स बैंक। तो पेमेंट बैंक जो है वो एक बैंकिंग का नया मॉडल है, एक किस्म से नया तरीका लगाया गया है। आरबीआई ने एक नया तरीका कंसेप्चुलाइज किया है, नया मॉडल बनाया है बैंकिंग का। तो ये बैंक जो होते हैं वो एक किस्म से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये जो है डिपॉजिट्स जो हैं, ये जो बैंक डिपॉजिट लेंगे वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं हर कस्टमर से। तो डिपॉजिट ऐसे लाखों रुपए डिपॉजिट नहीं कर सकते ये बैंक। ये लोग जो बैंक है जो है सिर्फ एक कस्टमर से 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ही ले सकते हैं। ये बैंक जो है वो लोन और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपको डेबिट कार्ड इशू करेंगे। ये याद रखना है आपने कि पेमेंट बैंक जो होते हैं ये डेबिट कार्ड इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देते आपको। 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने 11 एंटिटीज को लाइसेंस दिया था पेमेंट बैंक स्टार्ट करने का। ओके, मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए पेमेंट बैंक खोलने के लिए, 100 करोड़ रुपए। इसमें प्रमोटर का कितना हिस्सा होना चाहिए, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एटलीस्ट 40% प्रमोटर को लगाना पड़ेगा। फॉरेन शेयर होल्डिंग हो सकती है एज पर जो एफडीआई के रूल है बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो
एफडीआई के रूल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हो सकती है। बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें सारे के सारे जो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बैंक जो है यूटिलिटी बिल्स को एक्सेप्ट करता है। ये जो आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं जैसे बिजली का बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, इसके अलावा पानी का बिल, बिजली गैस कनेक्शन बिल, ये सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं ये बिल। इसके अलावा ये अपनी सब्सिडरीज नहीं ओपन कर सकते कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए अपनी नई सब्सिडरीज खोल दी। दे कैन नॉट फॉर्म सब्सिडरीज। डिपॉजिट कितना करवा सकते हो आप? 1 लाख रुपए पर कस्टमर तक। और एक और ट्रांजेक्शन ये है, एक कंडीशन ये है कि 20% कम से कम इसकी जो ब्रांचेज हैं वो रूरल एरिया के अंदर होनी चाहिए। इन पेमेंट्स बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो 25% जो ब्रांचेज हैं वो रूरल एरिया में होनी चाहिए। और इनको अपने नाम के आगे पेमेंट्स बैंक जरूर लिखना पड़ेगा ताकि पता लग जाए कि ये एक सिर्फ पेमेंट्स बैंक है। तो पेमेंट्स करने के लिए ये जो हम अलग अलग पेमेंट्स करते हैं, यूटिलिटी बिल भरते हैं, उसको ठीक करने के लिए पेमेंट्स बैंक चलाए गए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं। जैसे एयरटेल ने अपना पेमेंट बैंक खोला होता है, एयरटेल मनी आपने सुना होगा, एयरटेल मनी। तो एयरटेल मनी में आपको क्या करना पड़ता है, ये एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो उसमें आपकी एयरटेल मनी आ जाएगी। तो वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उससे आप जो भी आपने किसी को मनी भेजनी है या आपने बिल भरना है, गैस का बिल, फास्टैग कनेक्शन, ये जो आपके रिचार्ज होते हैं मोबाइल के, ये सारी की सारी सर्विसेज आप इससे ले सकते हो। फिर उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी खुला हुआ है। फिर फिनो पेमेंट बैंक है, जियो ने भी अपना पेमेंट बैंक खोला हुआ है। पेटीएम का अगर आप देखेंगे तो पेटीएम का पेमेंट बैंक बहुत मशहूर है। तो एनएसडीएल ने भी अपना पेमेंट बैंक खोला हुआ है। तो ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, 1 लाख रुपए तक आप इसमें अमाउंट जमा करवा सकते हो और आपको एटीएम मिल जाएगा। और आप ऑनलाइन ऐप से पैसे वगैरह जो भेजने होते हैं आपने वो कर सकते हो सारी ट्रांजेक्शन्स। बट एक चीज इसमें आप याद रखना कि आप इसमें लोन नहीं ले सकते इन बैंक से, और आप इससे क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। और 1 लाख रुपए तक आप इसमें सबमिट करवा सकते हो। ये आपने पेमेंट बैंक देखा होगा, ये लोगो मैं आपको बता रहा हूँ, एयरटेल का पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने भी अपना पेमेंट बैंक खोला हुआ है। फिनो जो है कंपनी है, फिनो, उसने भी अपना पेमेंट बैंक खोला हुआ है। फिर उसके बाद एक नई तरह की बैंकिंग इंडिया में स्टार्ट की है पोस्ट बैंक के थ्रू, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया के जो पोस्ट ऑफिस हैं वो जगह जगह पे खुले हुए हैं, छोटे छोटे गाँव के अंदर ही, तो क्यों ना इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही बैंकिंग सर्विसेज दी जाए। जिससे कि अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है वो 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है। तो इसकी देखो कितनी अच्छी, ये सारे के सारे पोस्ट ऑफिस अगर बैंक में कन्वर्ट हो जाएं, बैंकिंग सर्विसेज भी देने लग जाएं, तो 1,55,000 ब्रांच ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। और लगभग 3 लाख से ज्यादा पोस्टमैन हैं, तो वो क्या करते हैं, हाउस टू हाउस बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं घर घर जा करके। तो अभी फिलहाल जो है, जो ये जो नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, ये 650 ब्रांचेस के अंदर स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और 3250 पोस्ट ऑफिस जो हैं उनके अंदर ये स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2018 को। तो ऑन 1 सितंबर 2018 दिस पर्टिकुलर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कंसेप्ट वाज स्टार्टेड। तो ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, उसका अच्छा एक आइडिया है कि जो इंडिया के जितने पोस्ट ऑफिस हैं उसके अंदर बैंकिंग सर्विसेज को भी स्टार्ट करवाया जाए। तो टिल फरवरी 2020 बैंक ने लगभग 2 करोड़ कस्टमर्स को है उनको एक्वायर किया है। मतलब 2 करोड़ कस्टमर इनके जुड़ चुके हैं बैंकिंग सर्विसेज के साथ। तो इट्स ए वेरी नाइस, इट्स ए वेरी कमेंडेबल एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच स्टार्टेड इन सितंबर 2018। ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये देखिए इसका लोगो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, अपना बैंक, आपका बैंक, आपके द्वार, ये इसका लोगो है। ये आप देखेंगे, आपको अगर अपने शहर में कभी दिखेगा तो इंडिया पोस्ट का आपको एटीएम भी मिल जाएगा। तो ये एक किस्म से पेमेंट बैंक है, इसमें आप पैसे निकलवा सकते हो और ये भी एक बैंक की तरह काम कर रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड जॉब। ये आप देखेंगे बड़े शहरों के अंदर, जब आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर इस तरह से आपको पूरी की पूरी एक अलग से एक ब्रांच ही मिल जाएगी पूरी की पूरी, जहाँ पे कि बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, तो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो ये आप देखेंगे कि
लगभग 1,54,000 पोस्ट ऑफिस जो है वो पेमेंट बैंक ब्रांचेस बन गई हैं, और 1,70,000 पोस्टमैन जो हैं वो आपके डोर स्टेप के ऊपर, जब भी आपको पैसे चाहिए या पैसे मंगवाने हैं तो आप पोस्टमैन के थ्रू मंगवा सकते हो। 5,000 से ज़्यादा एटीएम जो हैं वो इंडिया पोस्ट के काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक बनने जा रहा है, क्योंकि इतनी ब्रांचेज होना और इतने छोटे छोटे गाँव में जाना, ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है मोदी गवर्नमेंट का। तो ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इसमें आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसमें कि आप 1 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकते हो। दूसरा ये कि कस्टमर जो है उसको अगर अपना अकाउंट नंबर याद नहीं रहता तो क्यूआर कोड पेमेंट से, क्यूआर कोड जो है उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। दूसरा ये, इससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो। ये जो आपकी भारत भीम ऐप है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें भी आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसमें जितने भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भी है, मोबाइल ऐप भी इन्होंने बना रखी है अपनी। तो बहुत जितनी भी आप देखते हैं एक्टिविटीज आप और मोबाइल ऐप से करते हो वो सारे के सारे इससे भी कर सकते हो। बट एक ही लिमिटेशन है कि आप इसमें 1 लाख रुपए तक अपना सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। अच्छा, अब ये जो हमने पहले जो 4 तरह के हमने जो टॉपिक किए हैं वो हमने किए थे कि किस तरह के बैंक्स खुले हुए हैं। तो पहला हमने किया था रिटेल बैंकिंग, ये जो छोटे लेवल पे बैंक जो है मास मार्केट को देखने के लिए। दूसरा हमने किया था पेमेंट्स बैंक, फिर हमने ये किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और एक बैंक और हमने किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 4 तरह के नए बैंक इंडिया के अंदर आए हैं, तो इसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में कर लिया। अब जो हम टॉपिक का जो मेन मेन जो क्रक्स है वो देख रहे हैं वो है कि कितनी तरह के बैंक जो इंडिया में है ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, जिनकी ब्रांचेस ज्यादा हैं और जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले है जो टाइप्स ऑफ बैंक है, वो सबसे पहला जो बैंक हम करेंगे टाइप में वो है एज पर सेकंड शेड्यूल। कि जो सेकंड शेड्यूल आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई के एक्ट के अंदर जो शेड्यूल बनाया हुआ है एक सेकंड शेड्यूल, उसके अंतर्गत जो बैंक आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के बैंक हैं, पहला है शेड्यूल बैंक और दूसरा है नॉन शेड्यूल बैंक। ओके, तो हम जो टाइप्स ऑफ बैंक कर रहे हैं दैट इज एज पर सेकंड शेड्यूल। जो आरबीआई एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके अंडर एक सेकंड शेड्यूल बना हुआ है। तो जो बैंक इसके अंदर लिस्टेड होते हैं इन सेकंड शेड्यूल के अंदर दैट इज नोन एज शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक में कौन कौन से बैंक हैं? तो इसमें एसबीआई और इसके जो सब्सिडरीज हैं, 7 इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो सेकंड शेड्यूल के अंदर हैं। सारे के सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो भी इसके अंदर हैं। रीजनल रूरल बैंक जो है आरआरबी जिनको बोलते हैं, रूरल बैंक जो है वो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। फॉरेन बैंक जैसे कि एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये भी इसके अंदर है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो विलेजेस के अंदर काम करते हैं, बड़े शहरों के अंदर ग्रामीणों के लिए, और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जितने भी, कुछ नहीं लगभग सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ही सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं। अब ये सेकंड शेड्यूल क्या है? तो सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आपको आना है, अगर आपको अपने आप को सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट करवाना है तो क्या क्या कंडीशन है, पहले ये कंडीशन देख लेते हैं। उसके बाद ये बताऊंगा मैं आपको कि सेकंड शेड्यूल में फायदे क्या क्या हैं आने के। तो आरबीआई कुछ कंडीशन लगाता है, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आप सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाओगे। तो सेकंड शेड्यूल में आने से आपको फायदा क्या होगा? पहला तो ये है कि आप आरबीआई से लोन ले सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ जाए। अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर हो तो आप लोन ले सकते हो आरबीआई से। और दूसरा, आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हो क्लियरिंग हाउस के। क्लियरिंग हाउस का मतलब कि कैसे जो चेक वगैरह है वो कैसे क्लियर होते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हो और बड़ी इजीली आपका जो है ट्रांजेक्शन आपकी क्लियर हो जाती है। और दूसरा, जो आप जो है कैश रिजर्व रेशियो जो होता है आपका, वो आप आरबीआई को दे देते हो। जो भी 4% कैश रिजर्व रेशियो है तो वो आपको आरबीआई को देना होता है अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर हो तो कंडीशन क्या क्या है? अगर आपको सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट होना है तो आपको एक तो बैंकिंग बिजनेस के अंदर होना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर आप बैंकिंग बिजनेस के अंदर हो तो आप सेकंड शेड्यूल के अंदर आओगे, ये पहली कंडीशन है। मिनिमम कैपिटल जो है वो 200 करोड़ होनी चाहिए उस बैंक की। और ये जो बैंक है वो आरबीआई
को सेटिस्फाई करना चाहिए। आरबीआई कुछ कंडीशन लगाता है, उन कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और आरबीआई को ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो है आप अपने डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हो, तब ये आपको लिस्ट में आने देगा। या तो ये कंपनी होना चाहिए जो कि सेक्टर 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हो, या फिर ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो एनी अदर लॉ आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई फॉरेन बैंक भी इसके अंदर आ सकता है, या तो वो कोई जो बाहर इंडिया से बाहर जो लॉ चल रहे हैं उसके अंडर रजिस्टर्ड हो, या फिर ये सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है। नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? जिनका नाम जो है वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं होता है, तो वो नॉन शेड्यूल बैंक से होते हैं। ये बैंक जो होते हैं इनको क्या नुकसान होगा? जो शेड्यूल बैंक्स को फैसिलिटीज होती हैं आरबीआई से मिलती हैं, वो फैसिलिटीज इनको नहीं मिलेंगी। तो वो क्या फैसिलिटी है भाई? पहली फैसिलिटी ये है कि आप आरबीआई से लोन ले सकते हो। तो अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर हो, आरबीआई की कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हो, तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हो। दूसरा, ये कैश रिजर्व रेशो जो होता है उसको आरबीआई को देना पड़ता है आपको, अगर आप शेड्यूल के अंदर हो तो। तीसरा, ये आप क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन जाते हो। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? ये जो चेक वगैरह क्लियर होते हैं इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो इजीली आप उसको क्लियर कर देते हो। तो एग्जाम्पल क्या है नॉन शेड्यूल बैंक का? जम्मू और कश्मीर बैंक जो है वो नॉन शेड्यूल बैंक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया है कि एज पर सेकंड शेड्यूल दो तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्ट में होते हैं, उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो लिस्टेड नहीं होते हैं उनको नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। अब हम कर रहे हैं डोमिसाइल के बेस पे कि इंडिया के अंदर जो बैंक है उनको हम बोलेंगे डोमेस्टिक बैंक, और जो बाहर के बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे फॉरेन बैंक। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमिसाइल के बेस पे दो तरह के बैंक हो सकते हैं। पहला है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड होता है आउटसाइड इंडिया, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो इनकॉर्पोरेशन है, वो जो हुआ है इंडिया से बाहर हुआ है। उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सेटअप नहीं हुआ है, वो इंडिया से बाहर जिस देश का वो बैंक है उसके कानून के हिसाब से उसका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इसकी बैंक की ब्रांच है इंडिया के अंदर, तो वो बैंक कहलाता है फॉरेन बैंक। तो ये जो फॉरेन बैंक होते हैं इनको रूल्स आरबीआई के ही मानने पड़ते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को मानना पड़ता है इनको, बट इनकी जो रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन है वो बाहर होता है। इस टाइम इंडिया के अंदर लगभग 46 फॉरेन बैंक जो है वो काम कर रहे हैं। ये फॉरेन बैंक के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, डच बैंक हो गया, आरबीएस बैंक, डीबीएस बैंक, इसकी ऐड भी आती है डीबीएस बैंक की, तो बार्कलेज बैंक हो गया, दोहा बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीएस बैंक। तो ये these are some of the main example of the foreign banks। डोमिसाइल के बेस पे दूसरी तरह का बैंक होता है डोमेस्टिक बैंक। डोमेस्टिक बैंक आपको बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि वो बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन और जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है वो कहलाते हैं डोमेस्टिक बैंक। ये जो बैंक होते हैं ये हमारे ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के जो बैंक्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, वो हर कस्टमर की रेंज में हैं। फॉरेन बैंक क्यों खुले हैं? क्योंकि देश के अंदर जब 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, आने दिया ग्लोबल कंपनीज को, तो वो कंपनीज के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो अपने फॉरेन बैंक्स को भी यहाँ लेके आए, ताकि उनका ट्रांजेक्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो कंसेप्ट है वो बड़े ही आसानी से हो सके। तो ये दो टाइप के बैंक हमने कर लिए हैं, एज पर शेड्यूल कर लिया हमने और एज पर डोमिसाइल कर लिया। अब हम तीसरी तरह का बैंक देख रहे हैं, ओनरशिप के बेस पे आप बैंक्स को कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हो। ओनरशिप के बेस पे मतलब पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कि गवर्नमेंट जिनके ऊपर कंट्रोल रखती है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें कि प्राइवेट जो है उनके हैंड में होता है ये बैंक। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, जो गांव के अंदर फार्मर्स के लिए, नीडी पीपल के लिए जो संस्थाएं होती हैं जो काम करती हैं एज ए बैंक, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, दीज आर, बहुत इजी कंसेप्ट है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होते हैं, इनकी जो मालिक होती है वो गवर्नमेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडिया के अंदर फिलहाल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है 15 अप्रैल 2020 तक।
पहले इंडिया के अंदर 27 बैंक थे, कुछ समय पहले 27 बैंक थे इंडिया के अंदर, बट अब जो है 12 बैंक रह गए हैं, क्योंकि कुछ बैंकों का इन बैंकों के साथ मर्जर हो गया है, मर्ज कर दिए हैं। निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ दिन पहले कुछ बैंकों को मर्ज किया था। तो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो कि अभी फिलहाल इंडिया के अंदर हैं, इनको याद कर लेना। ओके, तो उन 27 बैंकों की अगर मैं बात करूं तो 12 बैंक मैंने आपको बताए थे, जो पिछली लिस्ट में 12 बैंक हैं। तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक है, और इसके ये जो 7 एसोसिएट हैं, सब्सिडरी हैं, वो ये हैं: स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, और भारतीय महिला बैंक भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एसोसिएट है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसमें 2 बैंकों का मर्जर हो गया है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। तो ये दोनों के दोनों बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल गए हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2 बैंक मिल गए थे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में मिल गए हैं। इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। देना बैंक और विजय बैंक पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में चले गए थे। सिंडिकेट बैंक पहले ही ऑलरेडी कैनरा बैंक में चला गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 12 बैंक मैंने आपको बताए थे इस लिस्ट के अंदर। ये जो लिस्ट है 12 बैंक, फिलहाल जो 12 की लिस्ट है, इसमें ये देखो 7 बैंक ये हो गए 12 और 7 19, 2 ये हो गए 21, 21 और 2 ये 23, 24, 24 और 2 ये 26, और एक ये 27। तो पहले टोटल 27 बैंक थे जो कि पब्लिक बैंक थे। ये अब आपस में एक दूसरे के साथ जब मर्ज हो गए हैं, तो फिलहाल इंडिया के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर। ओके, ओनरशिप के बेस पे दूसरी तरह का बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। ये वो बैंक होते हैं जो कैपिटल जिनकी प्राइवेट हैंड में होती है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये इनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, आरबीआई इनको कंट्रोल करती है, बट इनकी जो कैपिटल है वो प्राइवेट हैंड के अंदर होती है, प्राइवेट इनके मालिक होते हैं। तो इंडिया के अंदर 2 तरह के बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर में: ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो 1991 में जब एलपीजी आया था, तो उसके बाद न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक खुल गए थे, और ये जो बैंक हैं ये पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। देखिए, जब 1969 में और 1980 के अंदर जो हमने बैंकों को नेशनलाइज्ड किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ये प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी संख्या उस टाइम बहुत कम थी और इनके कस्टमर भी बहुत कम थे, इसलिए इनको छोड़ दिया था। तो बाद में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बने रहे। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं, फिलहाल जो वह बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं 12 हैं, जो कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाते हैं। इसमें कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, नैनीताल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, साउथ इंडियन लक्ष्मी विलास, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, रत्नाकर बैंक, ये 12 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। और ये 1991 के बाद जो कुछ नए बैंक बने हैं, उसमें एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी हमने सुना है, आईसीआईसीआई बैंक बन गया, इंडसइंड बैंक बन गया, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, बंधन बैंक सबसे नया बैंक है, यस बैंक भी प्राइवेट बैंक है जो अभी काफी चर्चा में रहा, बड़ी प्रॉब्लम आई इसमें। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट, इनकी कैपिटल जो है प्राइवेट हैंड में होती है। ओनरशिप के बेस पे हम लोग तीसरे तरह का जो बैंक कर रहे हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक। कॉर्पोरेशन का मतलब आपको पता ही है, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना। तो ये जो बैंक है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा छोटे लेवल पे जो किसान काम कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा कम है, तो वो अपने पैसे मिला करके एक बैंक बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो ये अर्बन एरिया के अंदर भी होते हैं और नॉन अर्बन रूरल एरिया के अंदर भी होते हैं। ये जो बैंक हैं ये कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ये जो बैंक हैं इनका मेन पर्पज जो होता है, अपने जो इंडिविजुअल जिन्होंने मिलकर ये बैंक बनाया है उनकी मदद करने के लिए होता है। तो ये बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करते हैं। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन मकसद अपने जो इनके जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उनकी मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बैंक जो है मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर होते हैं, बट इनको जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसके अलावा जो बैंकिंग लॉज जो एक्ट है 1965 जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये रेगुलेट किए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंडिया में 1912 में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना तब स्टार्ट हुआ। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी कैपिटल लगाते हैं, उनका इक्वल शेयर होता है, और
एक किस्म से वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं और वो चलाते हैं इसको, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स आपस में बांट लेते हैं। तो इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, उनकी आपस में म्यूचुअली हेल्प करना। तो ये जो बैंक हैं ये पुअर एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, ताकि जो आपने देखा होगा गांव के अंदर मनी लेंडर जो महाजन होते हैं, जो बनिया होते हैं, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे एग्रीकल्चरिस्ट को, पूरे को। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ फार्मर्स जो हैं आपस में इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। तो अब जो ये कोऑपरेटिव बैंक जो हैं बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो सरप्लस मनी होती है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चली जाती है, तो उससे काफी मदद मिल रही है एग्रीकल्चरिस्ट को। स्ट्रक्चर क्या है कोऑपरेटिव बैंकिंग का? ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है? 3 टियर सिस्टम इसमें काम करता है। सबसे पहले जो नीचे लेवल पे जो है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये जो सोसाइटी होती है ये बेस है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का। कोऑपरेटिव जो बैंकिंग इंडिया के अंदर है उसका जो बेस जो गांव के लेवल पे जो काम करता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक गांव के अंदर जो कुछ लोग रह रहे हैं, जो कुछ फार्मर्स हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो ये इसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, वो मिलकर के इस तरह की सोसाइटी बना सकते हैं। तो उसमें हर एक मेंबर जो है वो अपना कुछ शेयर डालता है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, और हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ये जो सोसाइटी होती है ये छोटे टाइम के लिए लोगों को, अपने पार्टनर, अपने जो मेंबर्स हैं उनको पैसा देती है, और कुछ पर्सनल सिक्योरिटी भी रखती है, जैसे उनकी जमीन हो गई, उनके जो पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उसकी सिक्योरिटी के बेस पे ये लोग आपस में डील करते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो नतीजा है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का। तो ये जो बैंक जो है ये एक किस्म से प्राइमरी सोसाइटी जो हमने देखी थी गांव के लेवल पे, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ये जो गांव के लेवल पे है, इनकी एक फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब ये जो छोटी छोटी गांव के लेवल पे जो सोसाइटीज हैं ये इकट्ठी होकर के एक फेडरेशन बन जाता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो मेन पर्पज जो है ना सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, वो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद करना। तो ये गांव के लेवल पे जितनी भी सोसाइटी हैं इनकी मदद कौन करता है? सेंट्रल लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनको हम बैंक बोल देते हैं, तो ये उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, उनको लोन वगैरह देता है, उनको गाइड करता है। तो ये जो बैंक होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इनकी अपनी कैपिटल होती है और ये पब्लिक से भी पैसा लेते हैं, तो ये लोन भी मिलता है इनको। ये जो इनके ऊपर जो संस्था है सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनसे इनको लोन मिलता है। और इसके अलावा ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये प्राइमरी सोसाइटी को लोन देते हैं और इंडिविजुअल्स को भी लोन देते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हो गई गांव के लेवल पे, और ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इनका एक फेडरेशन है, और ये इनको लोन वगैरह देती है, इनसे लोन लेती है स्टेट लेवल से, और इनको प्राइमरी लेवल पे लोन इनको वापस कर देती है। अब आता है सबसे ऊपर लेवल पे कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। स्टेट लेवल पे हमने कोऑपरेटिव बैंक्स खोल रखे हैं, हर एक स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये भी एक फेडरेशन है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, इन सब का जो एक फेडरेशन बन जाता है वो बन जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक एपेक्स बैंक है जो इन सब के ऊपर काम करता है। ये बैंक जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, कमर्शियल बैंक से भी पैसे लेता है, आरबीआई से भी इनको पैसे मिलते हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो। ये बैंक जो है ये पैसे देते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, और उनकी एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके वर्किंग को कंट्रोल भी करते हैं। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है एक किस्म से रिजर्व बैंक है कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के अंदर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने बैंक हैं उनका जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है वो आरबीआई है, उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो कंट्रोलर है वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हर एक स्टेट के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये एक किस्म से फेडरेशन है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बहुत सारा काम करता है। ये कमर्शियल बैंकिंग के भी काम करने लग गए हैं। तो इनका काम होता है मनी लेंडर से पैसे लेना और उनको शॉर्ट टर्म जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको पैसा देना।
देखिए हमने 3 तरह के बैंक्स कर लिए हैं। एज पर सेकंड शेड्यूल मैंने आपको बताया 2 तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल 2 तरह के बैंक हैं, फॉरेन बैंक और डोमेस्टिक बैंक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 तरह के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के बैंक हैं 12 हैं ये बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि पब्लिक के नहीं होते हैं बल्कि ये प्राइवेट इनके हाथ में होते हैं, इनकी जो कैपिटल है प्राइवेट हैंड्स में होती है। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स मिल करके एक सोसाइटी बना लेते हैं, ये 3 लेवल पे काम करती है। ये प्राइमरी गांव के लेवल पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल सोसाइटी, सेंट्रल बैंक बोल देते हैं इसको, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये जो स्टेट लेवल पे इन सब के ऊपर जो इन दोनों को संभालती है दैट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब हम करेंगे फंक्शन के बेस पे। देखिए फंक्शन के अकॉर्डिंगली कि बैंक क्या क्या काम करता है, मेन जो बैंक का काम है उसके बेस पे आप बैंक को डिफाइन कर सकते हो। तो उसमें ये 6 तरह के बैंक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कमर्शियल बैंक, फिर इंडस्ट्रियल बैंक, फिर एग्रीकल्चरल बैंक, एक्सचेंज बैंक, सेविंग बैंक और इंडिजिनस बैंक। देखिए ये फंक्शन के बेस पे है कि बैंक मेनली क्या फंक्शन कर रहा है। जो अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है तो एग्रीकल्चरल बैंक बन जाता है, अगर वो इंडस्ट्री को लोन वगैरह ज्यादा दे रहा है तो इंडस्ट्रियल बैंक बन जाता है। देखते हैं फंक्शन के बेस पे सबसे पहला जो बैंक है वो है कमर्शियल बैंक। तो सबसे कॉमन टाइप का जो बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक होता है। ये बैंक जो है फॉर प्रॉफिट बेसिस काम करते हैं। इन बैंक्स का जो काम है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, बट ये प्राइमरली जो एंगेज होते हैं वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लेंडिंग देना, मतलब लोन देना पब्लिक को, बिजनेसमैन को और इवन तक की गवर्नमेंट को भी। तो जितने भी आप मेनली जो बड़े बैंक देख रहे हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक हैं, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो जितनी भी सर्विसेज वो दे सकते हैं वो देते हैं। ये सारे के सारे बैंक जो आप देख रहे हो, जो भी बैंक आप देख रहे हो वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक हैं। HDFC हो गया, ICICI हो गया, आंध्रा हो गया, इंडस इंड है, डच बैंक है, SBI है, यस बैंक है, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक हैं क्योंकि इनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना है और ये बहुत सारी सर्विसेज हर किसी को दे रहे हैं। दूसरी तरह का जो बैंक है वो इंडस्ट्रियल बैंक है। इंडस्ट्रियल बैंक जो है मेन जो इनका काम होता है वो है इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को लोन देना लंबे टर्म के लिए। क्योंकि आपको पता है जब इंडिया आजाद हुआ, तो इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारे पास यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज कम थी जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो हमने जो है ऐसे बैंक्स को प्रमोट किया जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके। तो उसके लिए हमने IFCI बनाया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्री को लोन देने के लिए सिर्फ काम करता है। फिर ICICI बनाया 1955 में। IDBI एक प्राइमरी संस्था बनाई हमने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमने SIDBI बनाई। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं इनका जो मेन काम था वो था लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन देना इंडस्ट्रीज को, और आल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना, उनको एडवाइस देना, उनके लिए प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करवाना, उनको मेहनत उनकी मार्केटिंग करना, उनको सलाह देना, ये काम भी बैंक करता था पहले, क्योंकि ये उस टाइम की डिमांड थी। तो लॉन्ग टर्म लोन देता था ये 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। और किसको मिलता था मेनली लोन? सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि हमारे को इंडस्ट्री की बहुत जरूरत थी। तो ये जो बैंक है इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो ये जो बैंक है IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, इन बैंक्स ने देश की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम इन बैंकों को इंडस्ट्रियल बैंक बोल देते हैं। बट अब क्या हो गया है, अब ऑलरेडी देश में बढ़िया ग्रोथ है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इन बैंक्स ने अपना जो है बिजनेस जो है वो कमर्शियल बैंक की तरह भी स्टार्ट कर दिया है ना। अब ये इंडस्ट्रियल बैंक नहीं रह गए हैं। अब अगर आप देखोगे तो IDBI की ब्रांच आपको अपने शहर में मिल जाएगी और आप उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ICICI बैंक तो आपको पता ही है, ICICI जो है वो शायद तक 2003 में, पता नहीं 4 में ICICI बैंक बन गया था। तो इस तरह से ये जो बैंक्स थे पहले इंडस्ट्रियल बैंक थे, इनका मेन काम था बैंक्स को इन बैंक्स का मेन काम था इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। बट अब ये जो बैंक हैं ये भी कमर्शियल बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल बैंक है इंडिया के अंदर, IDBI बैंक, ICICI बैंक,
IFCI लिमिटेड और सिडबी। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक का जो मेन पर्पज है, ये वो बैंक होते हैं जो कि क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जब सिर्फ लोन देने के लिए एक स्पेशल बैंक आपने बनाया है, दैट बैंक इज नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो एक किस्म से सिर्फ किसको लोन देता है, एग्रीकल्चर के पर्पज से ही लोन दे रहा है। तो नाबार्ड इज ए एग्रीकल्चरल बैंक। तो ये भी बैंक जो है वो लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन देता है, लंबे टाइम के लिए लोन देता है फार्मर्स को, ताकि वो लैंड वगैरह एक्वायर कर सकें, जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीद सकें। तो ये देखा गया है कि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर की, वो इंडस्ट्री और कॉमर्स की रिक्वायरमेंट से अलग होती है। तो ये भी माना गया है कि कमर्शियल बैंक जो है वो फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम तो प्रॉफिट कमाना होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारी फाइनेंसिंग की जरूरत थी, तो वो कौन दे रहा है उसके लिए इंडिया में ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, हर एक स्टेट के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक खुले हुए हैं, और कुछ एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल करके जो आपस में मदद करते हैं, उनसे भी काफी मदद मिलती है। नाबार्ड इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दीज काइंड ऑफ बैंक्स आर देयर विच आर नोन एज एग्रीकल्चरल बैंक्स। ये आप देखेंगे नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक एग्रीकल्चरल बैंक है। इसके अलावा स्टेट लेवल के अंदर आप देखेंगे तो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक बने हुए हैं हर एक स्टेट के अंदर, जो काम करते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए। फिर अगर हम एक नया फंक्शन देखें, वो है फॉरेन एक्सचेंज, तो उसके बेस पे हम बना सकते हैं एक्सचेंज बैंक। ये बैंक जो ये अलग से कोई बैंक नहीं होते हैं। जिन बैंकों को आरबीआई से अथॉरिटी मिल जाती है, आरबीआई से परमिशन मिल जाती है, वो कमर्शियल बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं। अगर आप देखेंगे तो देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, फिर उसकी पेमेंट करवानी होती है, डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करवाना, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना, बहुत सारे काम होते हैं। वो सारे के सारे जो है वो एक्सचेंज बैंक, मतलब एक किस्म से कमर्शियल बैंक की ही एक एक्टिविटी है, जिसको हम जो भी बैंक एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज के एक्टिविटीज में लगा हुआ है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज बैंक। तो ये कोई अलग से बैंक नहीं है। जो भी बैंक को आरबीआई से परमिशन मिली हुई है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करने की, वो बैंक कहलाता है एक्सचेंज बैंक। तो मेन फंक्शन जो होता है एक्सचेंज बैंक का, वो है फाइनेंसिंग एंड फैसिलिटेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में आपको पैसा उपलब्ध करवाना, और जितने भी काम है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, जैसे कि फॉरेन के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट करवाना, गोल्ड या सिल्वर फॉरेन से खरीदना या बेचना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, इसके अलावा फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना, गाइडेंस देना कि किस तरह से फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन होगी, और कैसे आपने फॉरेन से जो आपको पैसा आया है उसको आप कैसे ले सकते हो। ये बहुत सारे काम होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो एक्सचेंज बैंक के बिना पॉसिबल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमने ये आरबीआई से स्पेशल परमिशन मिल जाती है। तो ये फिर आप बैंक ये सारी एक्टिविटी आपको देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक्सचेंज बैंक है, आईसीआईसीआई का भी, सारे के सारे बैंक ये जो हैं ये इस तरह की फैसिलिटी आपको देते हैं। अलग अलग आपको एक पूरे का पूरा अलग डिपार्टमेंट ही मिलेगा बैंक के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है बस। फिर उसके बाद है सेविंग बैंक्स। ये भी कोई अलग बैंक नहीं है। ये भी आप देखेंगे कि जो स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करना, उसके लिए बैंक जो है बहुत एफर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना बनाई थी, जिसमें हर एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए। तो बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो हर किसी का खाता खोलें, तो जीरो बैलेंस के ऊपर भी खाता खुल सकता है। तो जो मेन एम होता है सेविंग बैंक का, वो मेन एम होता है कि स्मॉल सेविंग को कलेक्ट किया जाए सारी कंट्रीज से, और उनको फिर प्रोडक्टिव यूज में लगाया जाए, क्योंकि वो पैसा आपके घरों में बेकार पड़ा है। अब वो जो पैसा बेकार पड़ा है, उस पैसे को आप अगर बैंक में जमा करवा देंगे तो बैंक उसको आगे दे देगा किसी को। तो ये सेविंग बैंक का जो है मेन पर्पस होता है कि स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करना। तो ये बैंक जो है वो डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं
सेविंग अकाउंट के अंदर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट ऑफिस जो है, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट जो होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, वो सेविंग बैंक के तौर पे काम करता है। उसका मेन पर्पस होता है लोगों से सेविंग को इकट्ठा करवाना। तो ये सारे के सारे बैंक आप देखेंगे ये भी सेविंग बैंक ही हैं, क्योंकि इनके अंदर आप अपनी सेविंग डाल सकते हो। उसके अलावा जो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है वो काफी पॉपुलर है, लोग इसमें अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के रखते हैं। लास्ट हमारा जो बैंक है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दैट इज इंडिजिनस बैंक। इंडिजिनस बैंक कौन सा बैंक होता है? जो एक इंडिविजुअल जिसको रन करता है या कोई प्राइवेट फर्म जिसको रन करती है, वो लोगों से डिपॉजिट लेती है। वो पुराने टाइम में जब हुंडीज आती थी, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोल देते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं, और जिसका मेन काम होता था मनी को लैंड करना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब इंडिजिनस बैंक का या बैंकर का मतलब होता है कि वो आदमी जो अपने लेवल पे अपनी अपनी ही दुकान के अंदर पैसा रख रहा है लोगों का, और लोगों को पैसे दे रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस बैंकर। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हम ऐसे लोगों को हम शाहूकार बोलते थे, गांव के अंदर खतरीज बोलते थे, और उसके महाजन बोलते थे। ये जो बनिए होते थे, ये महाजन होते थे। शाहूकार जो इनको बोलते थे, इनका मेन काम होता था लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाना। मतलब एक किस्म से जैसे उनकी ज्वेलरी रख ली या उनकी जमीन के कागज के बदले में पैसे दे दिए, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इवन तक कि आप मानोगे नहीं, मतलब 10% महीने के हिसाब से, मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि अभी तो रेट जो चल रही है 12% 14% है, तो ये लोग 50-50% पे, 40-40% पे आप ब्याज देते थे, और ब्याज ये चलता ही रहता था इनका। तो जैसे अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी हो, सवा सेर गेहूं, तो वो सवा सेर गेहूं किसी से उधार लिया था, किसी महाजन से, किसान ने। तो वो उसने उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगता रहा कि वो कई पुश्तों तक चलता रहा। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो महाजन होते हैं, ये जो अपनी दुकान के ऊपर इस तरह का बिजनेस करते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडिजिनस बैंक। तो इनका जो ये कहाँ से लेके आते हैं पैसा? इनके पास खुद के पैसे पड़े होते हैं, क्योंकि ये अमीर फैमिली से होते हैं, इनकी फैमिली के पास पैसे होते थे। ये रिलेटिव से पैसे वगैरह लेकर के अपनी शॉप के ऊपर इस तरह का धंधा करते थे। तो ये बैंक जो है वो रेगुलेटेड नहीं होते, आरबीआई इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। तो इस तरह का कंसेप्ट अभी भी गाँव में चलता है, बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनके ऊपर कोई निगाह नहीं है, तो ये भी अभी भी चल रहा है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये कुछ एमसीक्यू हैं बैंकिंग के ऊपर जो हम लोग कर सकते हैं। कई बार ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, या आप कोई तैयारी करते हैं तो ये आपके काम आ जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है जुलाई से लेकर के जून तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना अकाउंटिंग ईयर कब मान के चलता है? जुलाई से जून। अप्रैल 1980 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? तो 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। 14 बैंकों को 1969 में पहले कर दिया था। देखो 69 के अंदर कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का। एक अगर आपने देखा हो, आपके जो डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे एक सीवीवी नंबर होता है, 3 अंकों का एक सीवीवी नंबर होता है। मान लो ये सीवीवी नंबर है, आप एटीएम कार्ड के पीछे देखेंगे तो 3 अंकों का एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं सीवीवी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन सा है इंडिया के अंदर? एचडीएफसी बैंक। ये जो आप लोन लेने जाते हो एज ए बोरोवर, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने कितना पहले लोन ले रखा है, टाइम पे दिया है कि नहीं दिया? वो कौन प्रोवाइड करवाता है? सिबिल। ये जो आईएफएससी कोड होता है, हर एक बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। जैसे मेरा जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड है SBIN 000786। तो इसमें कितने अंक होते हैं आईएफएससी कोड में? तो 4 और 3 7 और 4 11, 11 अंक होते हैं आईएफएससी कोड में। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसके बाद लार्जेस्ट फॉरेन बैंक कौन सा है इंडिया के अंदर? सबसे बड़ा फॉरेन का बैंक कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसने 1858 में ही इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई का सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन था? इंडियन गवर्नर की बात कर रहे हैं, वो था सीडी देशमुख।
सबसे पहले कौन सी कंट्री ने प्लास्टिक के नोट चलाए? प्लास्टिक के नोट सबसे पहले कौन सी कंट्री में चले? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे पहला बैंक कौन था जो एटीएम लेके आया इंडिया के अंदर? एटीएम जो मशीन आपने देखा होगा, इंडिया में सबसे पहले एटीएम मशीन कौन सा बैंक लेके आया? HSBC, हांगकांग शंघाई बैंक जो था। IFSC कोड के अंदर एस का क्या मीनिंग है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कॉर्पोरेशन कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के अंदर एस का मीनिंग है सिस्टम। तो चेक के ऊपर जो एक रेड का कोड लगा होता है, चेक के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड को रीड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? उसके लिए हम MICR कोड यूज करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर होता है MICR रीडर। इस रीडर से आप चेक के ऊपर जो कोड लगा होता है उसको रीड करते हो। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। SBI की टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। कौन से बैंक ने पहला एटीएम लगाया था इंडिया के अंदर? HSBC ने। DICGC जो है वो कितने रुपए तक आपका जो बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा है, कितने तक आपको इंश्योरेंस देता है उस पैसे का? तो DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ये सब्सिडरी है जो 1978 में बनी थी। ये गारंटी देती है आपको कि आपके बैंक के अंदर जितना पैसा पड़ा है उसमें से कितना आप इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। पहले ये 1 लाख रुपए था, अब ये 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख रुपए तक आपके बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है वो इंश्योर्ड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी।